कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक रईस मोहल्ले में, जहां विशाल हवेलीनुमा घरों की कतारें सूरज की किरणों में चमकती है। इनमें से एक घर था शर्मा परिवार का। इस घर का मालिक रमेश शर्मा एक मशहूर व्यापारी थे, जिनका नाम दिल्ली के बाजारों में इज्जत के साथ लिया जाता था। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक छोटे से दुकानदार से बड़ा बिजनेस टाइकून बनाया था। लेकिन इस कहानी का नायक रमेश नहीं, बल्कि उनका इकलौता बेटा राहुल शर्मा है। राहुल, उम्र 17 साल, दिखने में गोरा चिट्टा, लंबा और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो हमेशा कुछ और की तलाश में हो। रमेश ने अपने बेटे को हर सुख सुविधा दी थी, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और जेब में हमेशा भरा हुआ बटुआ। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। राहुल को बचपन से ही सब कुछ चांदी की थाली में परोसकर मिला था, जिसके चलते उसमें मेहनत और अनुशासन की कमी थी। राहुल 12वीं कक्षा में था, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर कम और मौज मस्ती पर ज्यादा था। स्कूल के बाद वो अपने दोस्तों विक्की, रोहन और अर्जुन के साथ दिल्ली की चमचमाती सड्डर डेस्कों पर अपनी नई बीएमडब्ल्यू में घूमता। ये दोस्त, या यूं कहें कि राहुल के चमचे, हमेशा उसकी तारीफ में लगे रहते। राहुल भाई, तू तो बिल्कुल हीरो है, विक्की अक्सर हंसते हुए कहता, जब राहुल किसी क्लब में बिना लाइन में लगे सीधे अंदर चला जाता। राहुल को ये तारीफें सुनना अच्छा लगता था। उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे खास इंसान है। रातें राहुल की जिंदगी का सबसे रंगीन हिस्सा थी। दिल्ली के पॉश क्लबों में, जहां लाइट्स की चकाचौंध और म्यूजिक की धुनें हवा में तैरती थीं, राहुल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता। टेबल पर महंगी शराब की बोतलें सजती और चारों तरफ लड़िचकियां, खूबसूरत, ग्लैमरस और हमेशा राहुल के इर्द गिर्द। राहुल, तू तो कमाल है यार, देख, सारी लड़कियां बस तुझ पर ही फिदा है, रोहन कहता, और राहुल हंसते हुए एक और पैक बनाता। इन पार्टियों में वो सब कुछ भूल जाता, स्कूल, पढ़ाई और अपने पिता की वो चेतावनियां जो वो अक्सर सुना करते थे। रमेश शर्मा को अपने बेटे की हरकतों की खबर थी। वो कई बार राहुल को समझाने की कोशिश कर चुके थे। राहुल बेटा, ये उम्र मौज मस्ती की नहीं, मेहनत की है। 12वीं के बाद कॉलेज है, करियर है। अगर अब नहीं संभले तो जिंदगी में बहुत पछताएगा। रमेश एक शाम डाइनिंग टेबल पर गंभीर लहजे में बोले। लेकिन राहुल को ये बातें बोरिंग लगती थीं। वो बस सिर हिलाकर हाँ पापा, ठीक है, कहकर बात टाल देता और अपने कमरे में चला जाता, जहां उसका फोन उसका इंतजार करता था। फोन पर मैसेजेस की बार होती, पार्टी के प्लान्स, लेडी डेस्कियों के कॉल्स और दोस्तों की तारीफें। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही थी, लेकिन राहुल का ध्यान कहीं और था। स्कूल में टीचर्स ने कई बार चेतावनी दी, राहुल, तुम्हारी अटेंडेंस कम है और तुम्हारे टेस्ट के नंबर तो और भी खराब। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पास होना मुश्किल है। लेकिन राहुल को लगता था कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे, पापा के पास इतना पैसा है, कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, वो अपने दोस्तों से हंसते हुए कहता। परीक्षाएं आईं और चली गईं। राहुल ने पेपर तो दिए, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। पेपर के बाद वो सीधे अपने दोस्तों के साथ मॉल में चला गया, जहां उन्होंने नए कपड़े खरीदे और रात को फिर एक ग्रैंड पार्टी की। यार, अब तो फ्री है, बोर्ड खत्म, अब कॉलेज की मस्ती, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, और राहुल ने हंसकर उसका ग्लास टकराया। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। कुछ महीनों बाद, जब रिजल्ट का दिन आया, शर्मा परिवार के घर में सन्नाटा छा गया। राहुल का रिजल्ट आया। वो 12वीं में फेल हो गया था। रमेश शर्मा को जैसे सांप सूंघ गया। वो अपने ऑफिस से घर आए, हाथ में राहुल का रिजल्ट कार्ड लिए। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख। राहुल, रमेश ने गर्जना की। राहुल अपने कमरे में हेडफोन्स लगाए गाना सुन रहा था। पिता की आवाज सुनकर वो चौंका और हड्डबड्डी में हेडफोन्स उतारकर नीचे आया। ये क्या है? रमेश ने रिजल्ट कार्ड को मेज पर पटका। राहुल ने एक नजर कागज पर डाली और चुपचाप सिर झुका लिया। तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तुझे हर चीज दी, हर सुख सुविधा, और तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। रमेश का चेहरा गुस्से से लाल था। पापा, मैं मैं अगले साल पास कर लूंगा, राहुल ने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था।
रमेश ने गहरी सांस ली और फिर बोले, नहीं राहुल, अब बहुत हो गया। तूने मेरी और इस परिवार की बेइज्जती की है। मैं तुझे और नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस घर से निकल जा। राहुल को यकीन नहीं हुआ। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहां जाऊंगा? उसकी आवाज में अब डर था, लेकिन रमेश अडिग थे। तूने मेहनत की कीमत नहीं समझी। अब जाकर दुनिया देख कि जिंदगी कितनी सख्त हो सकती है। जब तक तू कुछ बन नहीं जाता, इस घर में वापस मत आना। उस रात राहुल अपने कमरे में गया, कुछ कपड़े ढे और थोड़े पैसे एक बैग में डाले और घर से निकल गया। उसकी मां सुनीता रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उन्हें चुप करा दिया। उसे जाने दो सुनीता, उसे अपनी गलतियां खुद सुधारने दो। राहुल जब घर से निकला तो दिल्ली की सड़ीड डाकें अचानक उसे अजनबी लगने लगी। उसने अपने दोस्तों को फोन किया। विक्की, यार, मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं घर से निकाल दिया गया हूं। क्या मैं तेरे यहां रुक सकता हूं? लेकिन विक्की ने बहाना बनाया। यार, अभी घर में कुछ प्रॉब्लम है, तू समझ। रोहन और अर्जुन ने भी यही किया। राहुल को अब समझ आ रहा था कि उसके तथाकथित दोस्त कितने सच्चे थे। जो लड्डरडेकियां उसकी पार्टियों में उसके साथ हंसती थीं, उन्होंने भी उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। राहुल के पास अब सिर्फ उसका बैग और कुछ पैसे थे। वो दिल्ली की सडीडी ढैचकों पर भटकने लगा। रात गहराने लगी थी और उसे एक सस्ता सा लॉज मिला, जहां वो रुका। कमरे में अकेले बैठकर उसने पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। मैंने क्या किया? पापा ने जो कहा, क्या वो सच था? क्या मैं सचमुच इतना बेकार हूं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अगले दिन राहुल ने फैसला किया कि वो अब और कमजोर नहीं रहेगा। उसे अपने पिता को गलत साबित करना था, लेकिन सवाल यह था कि वो शुरू कहां से करे। उसके पास न तो डिग्री थी, न अनुभव। उसने सुना था कि दिल्ली में छोटे मोटे काम आसानी से मिल जाते हैं। उसने एक छोटी सी दुकान पर वेटर की नौकरी शुरू की। काम मुश्किल था। लोग चिल्लाते, गालियां देते, और राहुल, जो कभी दूसरों की उंगलियों पर नाचता था, अब दूसरों के ऑर्डर लेता था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में राहुल के अंदर कुछ बदल रहा था। वो हर दिन सुबह उठता, काम पर जाता और रात को थक कर लॉज में लौटता। उसे अब समझ आ रहा था कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। वो अपने पिता की मेहनत को याद करता और उसे शर्मिंदगी महसूस होती। पापा ने सब कुछ मेरे लिए किया और मैंने उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाई, वो सोचता। कई महीने बीत गए। राहुल ने वेटर की नौकरी छोड़-कर एक छोटी सी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया। यहां उसे एक आदमी मिला, राजू भाई, जो एक छोटा सा बिजनेस चलाता था। राजू भाई ने राहुल की मेहनत देखी और उसे कुछ टिप्स दिए। बेटा, अगर बड्ढा बनना है तो सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ता है। देख, ये मार्केट कैसे काम करता है। राहुल ने राजू भाई की बातें ध्यान से सुनी। उसने मार्केट को समझना शुरू किया, ग्राहकों की जरूरतों को देखा और धीरे धीरे अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। राहुल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। दिल्ली की चमचमाती सड़ी डाचकों पर बीएमडब्ल्यू में घूमने वाला लडी डिडिचका अब एक पुरानी साइकिल पर डिलीवरी बॉय की वर्दी में पैकेट्स पहुंचाता था। सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी ट्रेन तक वो दिल्ली की तंग गलियों और व्यस्त सड़े डाकों पर दौड़ता। उसका लॉज, जो कभी एक रात की मजबूरी था, अब उसका घर बन चुका था। कमरे की दीवारें फटी हुई थीं, पंखा धीमे धीमे कराहता था और बिस्तर इतना सख्त था कि रात को नींद भी आधे अधूरे मन से आती थी। लेकिन राहुल अब शिकायत नहीं करता था। उसे अब समझ आ चुका था कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राजू भाई, जिनका छोटा सा बिजनेस था, राहुल के लिए एक गुरु की तरह बन गए थे। राजू भाई का असली नाम तो कोई और था, लेकिन दिल्ली की गलियों में सब उन्हें यही बुलाते थे। वो एक छोटी सी कंपनी चलाते थे, जो घरेलू सामान, साबुन, डिटर्जेंट और किचन का सामान छोटे दुकानदारों को सप्लाई करती थी। राहुल को उनकी कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली थी, लेकिन राजू भाई ने उसमें कुछ अलग देखा था। तू सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं है राहुल, तेरे अंदर कुछ और है। तू मेहनत करता है, लेकिन अगर तू दिमाग भी लगाए तो बड्ढा आदमी बन सकता है। राजू भाई ने एक दिन राहुल को साइकिल ठीक करते हुए कहा। राहुल ने उनकी बात को दिल से लिया। वो अब सिर्फ पैकेट्स डिलीवर नहीं करता था, बल्कि दुकानदारों से बातचीत करता, उनकी जरूरतें समझता और राजू भाई को बताता कि मार्केट में क्या चल रहा है। राजू भाई,
वो करोल बाग वाला दुकानदार कह रहा था कि अगर साबुन की कीमत थोड़ी कम हो तो वो ज्यादा स्टॉक रखेगा। राहुल ने एक दिन बताया। राजू भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, यही तो बिजनेस है। तूने ग्राहक की नब्ज पकड़ दी। अब मैं सप्लायर से बात करता हूं। धीरे धीरे राहुल को बिजनेस की बारीकियां समझ आने लगी। उसने देखा कि राजू भाई कैसे सप्लायरों से मोलभाव करते हैं, कैसे ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट की तारीफ में बांध लेते हैं और कैसे छोटी छोटी चीजों से मुनाफा कमाते हैं। राहुल ने एक नोटबुक खरीदी और उसमें हर दिन कुछ नया लिखना शुरू किया। मार्केट की डिमांड, ग्राहकों की शिकायतें और अपने आइडियाज। रात को जब वो थककर अपने लॉज लौटता तो वो नोटबुक खोलता और सोचता कि वो क्या नया कर सकता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। राहुल को अब भी अपने पुराने दोस्तों की याद आती थी। कभी कभी जब वो दिल्ली के पॉश इलाकों में डिलीवरी के लिए जाता तो उसे वो क्लब दिखते जहां वो रातें बिताया करता था। एक दिन वो एक मॉल के बाहर डिलीवरी करने गया और वहां उसे विक्की दिखा। विक्की अपनी नई गाड़ी से उतर रहा था और उसके साथ वही लड़कियां थी जो कभी राहुल के साथ हंसती थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, विक्की! विक्की ने पलटकर देखा और एक पल के लिए उसका चेहरा सख्त हो गया। फिर उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे राहुल, तू तू यहां क्या कर रहा है? उसकी नजर राहुल की डिलीवरी बॉय की वर्दी पर पड़ी डी और उसकी मुस्कान में एक हल्का सा तंज आ गया। यार, तू तो अब मजदूरी करने लगा? राहुल का दिल छुप गया। उसने जवाब देने की कोशिश की लेकिन शब्द नहीं निकले। विक्की ने हंसते हुए कहा, चल कोई बात नहीं, तू तो फिर भी ठीक है। हम तो अब नई गैंग के साथ मस्ती कर रहे हैं। तू भी कभी आ, अगर टाइम मिले तो। और वो हंसते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गया। राहुल चुपचाप अपनी साइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। उस रात उसने अपनी नोटबुक में लिखा, दोस्त वही जो मुसीबत में साथ दे, बाकी सब नकली। इस घटना ने राहुल को और मजबूत किया। उसने फैसला किया कि वो अब पीछे मुद्दा कर नहीं देखेगा। उसने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। वो सुबह जल्दी उठता, दुकानों में डिलीवरी करता और रात को राजू भाई के साथ बैठकर बिजनेस की बातें करता। एक दिन राजू भाई ने उसे एक बढ़ा मौका दिया। राहुल, मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं, एक खास तरह का इको फ्रेंडली साबुन। तू इसकी मार्केटिंग का जिम्मा लेगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताएं। राहुल के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने दिन रात मेहनत की। उसने दिल्ली के छोटे छोटे दुकानदारों से बात की, उन्हें प्रोडक्ट की खासियत बताई और यहां तक कि कुछ दुकानों में फ्री सैंपल भी बांटे। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जो उसने पहले सिर्फ पार्टियों की तस्वीरें डालने के लिए इस्तेमाल किया था। अब वो उस पर अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता, छोटे छोटे वीडियो बनाता और ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करता। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में राजू भाई का इको फ्रेंडली साबुन दिल्ली के छोटे दुकानदारों में मशहूर हो गया। राजू भाई खुश थे। राहुल, तूने कमाल कर दिया। मैंने तुझमें जो देखा था वो सही था। चल, अब तू मेरा पार्टनर है। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने पहली बार अपने दम पर कुछ हासिल किया था। उस रात वो अपने लॉज में बैठा और अपनी नोटबुक में लिखा, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन राहुल का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अपने पिता की बातें याद थीं, वो बेइज्जती, वो गुस्सा और वो शर्त कि जब तक वो कुछ बन नहीं जाता घर वापस नहीं आएगा। राहुल ने फैसला किया कि वो अब और बढ़ा करेगा। उसने राजू भाई के साथ मिलकर एक नया बिजनेस प्लान बनाया। वो अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा कि वो अपने प्रोडक्ट को पूरे उत्तर भारत में ले जाएगा। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। राजू भाई ने अपनी बचत से कुछ मदद की, लेकिन राहुल को और फंड चाहिए था। उसने एक छोटा सा लोन लेने का फैसला किया। बैंक में जाना आसान नहीं था। राहुल के पास न तो डिग्री थी न कोई बढ़ा नाम, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना बिजनेस प्लान तैयार किया, राजू भाई की मदद से प्रेजेंटेशन बनाया और बैंक मैनेजर से मिला। मैनेजर ने पहले तो उसे हल्के में लिया, लेकिन राहुल की बातों में आत्मविश्वास था। उसने बताया कि कैसे उसका प्रोडक्ट मार्केट में कामयाब हो रहा है और कैसे वो इसे और बढ़ा करना चाहता है। आखिरकार बैंक ने उसे एक छोटा सा लोन दे दिया। राहुल ने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया। उसने एक छोटी सी फैक्ट्री किराए पर ली, कुछ और लोगों को नौकरी पर रखा
और अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाई। अब वो सिर्फ साबुन नहीं बल्कि इको फ्रेंडली शैम्पू और डिटर्जेंट भी बेचने लगा। उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। दिल्ली के बाहर नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा तक उसका नाम पहुंचने लगा। दुकानदार अब उसे राहुल भाई कहकर बुलाने लगे। लेकिन इस कामयाबी के बीच राहुल को अपने परिवार की याद सताने लगी। उसे अपनी मां का रोता हुआ चेहरा याद आता और अपने पिता का गुस्सा भी। वो सोचता, क्या पापा को मेरी कामयाबी पर गर्व होगा? क्या वो मुझे माफ करेंगे? उसने कई बार फोन उठाया, लेकिन हर बार उसे डर लगता। अभी नहीं, वो खुद से कहता, मुझे और बड्ढा बनना है। मुझे पापा को दिखाना है कि मैं उनकी इज्जत वापस ला सकता हूं। राहुल की जिंदगी अब एक नया रंग ले चुकी थी। जो लड्डचका कभी दिल्ली के क्लबों में रातें गुजारता था, अब वो सुबह सुबह अपनी छोटी सी फैक्ट्री में पहुंचता, जहां इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की पैकिंग चल रही होती। उसका बिजनेस, जो कभी सिर्फ दिल्ली की छोटी दुकानों तक सीमित था, अब उत्तर भारत के कई शहरों में फैल चुका था। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और चंडीगढ़ के दुकानदार अब राहुल भाई के प्रोडक्ट्स की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी मेहनत और राजू भाई की सलाह ने उसे एक छोटे से डिलीवरी बॉय से एक उभरते हुए बिजनेसमैन में बदल दिया था। लेकिन राहुल का दिल अभी भी अधूरा था। कामयाबी ने उसे पैसा और इज्जत दी, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। वो अपने परिवार को याद करता, अपनी मां की वो आखिरी नजर जब वो रोते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, और अपने पिता का गुस्सा जिसने उसे घर से निकाल दिया था। राहुल अब समझ चुका था कि उसकी गलतियों ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसके परिवार की इज्जत को भी ठेस पहुंचाई थी। वो सोचता, क्या पापा मुझे माफ करेंगे? क्या मैं उनकी नजरों में फिर से इज्जत कमा पाऊंगा? राहुल ने फैसला किया कि अब समय आ गया है। उसने अपनी कंपनी का काम राजू भाई और अपनी छोटी सी टीम को सौंपा और दिल्ली के उसी मोहल्ले की ओर चल पड़ा जहां उसका बचपन बीता था। उसकी नई कार, जो उसने अपनी मेहनत से खरीदी थी, अब उस पुरानी BMW से ज्यादा कीमती थी, क्योंकि ये उसकी मेहनत की कमाई थी। जैसे ही वो अपने घर के सामने रुका, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो गेट के पास खड़ा रहा, हिम्मत जुटाने की कोशिश करता हुआ। अंदर शर्मा परिवार का घर वही था, लेकिन माहौल बदला हुआ था। रमेश शर्मा अब पहले जैसे जोशीले नहीं रहे थे। राहुल के जाने के बाद उनके बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आए थे। सुनीता, राहुल की मां, अक्सर अपने बेटे की याद में चुपके चुपके रोती थी। उस दिन जब राहुल ने गेट पर दस्तक दी, सुनीता ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही उनकी आंखें भर आईं। राहुल, मेरा बेटा! वो उसे गले लगाकर रोने लगी। रमेश शर्मा ड्राइंग रूम में बैठे अखबार PRH रहे थे। सुनीता की आवाज सुनकर वो उठे और दरवाजे की ओर आए। राहुल को देखकर उनका चेहरा पहले तो सख्त हुआ, लेकिन फिर उनकी आंखों में कुछ और दिखा। शायद आश्चर्य, शायद गर्व। पापा, राहुल ने धीमी आवाज में कहा, मैं वापस आया हूं। रमेश ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा। क्यों आया है? उनकी आवाज में अब भी गुस्सा था, लेकिन उसमें पुरानी तलखी नहीं थी। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, पापा, मैंने बहुत गलतियां की। मैंने आपकी और इस परिवार की बेइज्जती की, लेकिन मैंने पिछले 2 साल में बहुत कुछ सीखा है। मैंने मेहनत की और आज मैं अपने दम पर कुछ बन चुका हूं। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। रमेश ने चुपचाप उसकी बात सुनी। फिर वो बोले, क्या बन गया तू? दिखा मुझे। राहुल ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला, उसके बिजनेस का विजिटिंग कार्ड। उस पर लिखा था, राहुल शर्मा, फाउंडर, ग्रीन लाइफ प्रोडक्ट्स। उसने अपने पिता को अपनी कंपनी की कहानी बताई, कैसे उसने एक डिलीवरी बॉय के तौर पर शुरुआत की, कैसे राजू भाई की मदद से उसने बिजनेस सीखा और कैसे उसने अपने प्रोडक्ट्स को पूरे उत्तर भारत में फैलाया। रमेश की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक चमक थी। उन्होंने राहुल का कंधा थपथपाया और बोले, बेटा, मैंने तुझे इसलिए निकाला था ताकि तू जिंदगी की कीमत समझे, और तूने वो कर दिखाया। मुझे गर्व है तुझ पर। यह सुनकर राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं, अब कभी आपकी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। उस रात शर्मा परिवार के घर में लंबे समय बाद हंसी गूंजी। सुनीता ने राहुल के पसंदीदा पकवान बनाए और रमेश ने अपने पुराने दोस्तों को फोन करके अपने बेटे की कामयाबी की बात बताई। राहुल ने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता। तुम्हारी दुआएं मेरे साथ थीं।
अगले कुछ महीनों में राहुल ने अपने बिजनेस को और बढ़ाया। उसने अपने पिता के बिजनेस को भी सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर एक नया वेंचर शुरू किया। राहुल की कंपनी अब न सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती थी, बल्कि उसने कई बेरोजगार युवाओं को नौकरी भी दी। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि मेहनत और सच्चाई ही इंसान को आगे ले जाती है। एक दिन जब राहुल अपनी फैक्ट्री में था, उसे एक पुराने दोस्त रोहन का फोन आया। राहुल, यार, सुना है तू बड्ढा आदमी बन गया है, एक पार्टी हो जाए? राहुल ने हंसते हुए कहा, रोहन, अब मेरी पार्टियां पहले जैसी नहीं होती। अब मैं मेहनत की खुशी मनाता हूं, न कि शराब की बोतलों की। रोहन चुप हो गया और राहुल ने फोन रख दिया। उसे अब समझ आ चुका था कि असली दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे, जैसे राजू भाई ने दिया था। राहुल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो न सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन था, बल्कि एक ऐसा इंसान भी जो अपनी गलतियों से सीख चुका था। उसने अपने परिवार की इज्जत वापस लाई और सबसे बड़ी बात, उसने खुद की इज्जत कमाई। दिल्ली की सड़कों पर अब लोग उसे राहुल शर्मा ग्रीन लाइफ वाला कहकर बुलाते थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।